हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों, आज है 27 अप्रैल। तो हम लोग यहाँ पर आज 27 अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक डिटेल्स में देखने वाले हैं। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, राज्य के कितने स्मारक, ठीक है, राज्य के कितने ऐसे धरोहर हैं, स्मारक हैं जिसको अब तक जो है राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया, यानी कि ये एएसआई द्वारा जो है वो संरक्षित किया गया है। झारखंड राज्य में ऐसे कितने स्मारक या कहिए कि धरोहर हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको संरक्षित किया गया है, जिनको प्रोटेक्ट किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर झारखंड राज्य में जो केंद्र सरकार द्वारा कह सकते हैं कि केंद्रीय जो यहाँ पर एएसआई है यहाँ पर उसके द्वारा कुल 13 धरोहर है, यानी कि 13 मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको यहाँ पर की जो है वो संरक्षित किया गया है झारखंड राज्य में। और कुछ जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा भी संरक्षित किया गया है। तो ऐसे स्मारक जो है वो झारखंड राज्य सरकार द्वारा जो संरक्षित किए गए हैं उनकी संख्या 3 है। ठीक है, यानी कि कुल 16 यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 16 ऐसे स्मारक हैं जिनको अब तक संरक्षित किया जा चुका है। वो कौन कौन से हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा जो है वो कितने मॉन्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्टेड किए गए हैं, तो ये इनकी संख्या जो है कुल कितनी है, 13 है। ठीक है, ये 13 कौन कौन से हैं और ये 3 कौन कौन से हैं जिनको राज्य सरकार के द्वारा ये कहिए कि प्रोटेक्टेड किया गया है, इनको संरक्षित किया गया है, वो कौन कौन से, चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में जो है वो 18 अप्रैल को जो है वो विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है और उसी के उपलक्ष्य में ये जानकारी सामने निकल कर आ रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में इसे फॉर्म किया ताकि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य में कितने स्मारक जो है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रोटेक्टेड है और कितने जो है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर प्रोटेक्टेड है। ठीक है, जो मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर है स्थित। तो झारखंड में भी विश्व धरोहर को समेटे अपना इतिहास बयां कर रहा है। राज्य के 3 स्मारकों को राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, यानी कि 3 जो स्मारक हैं उनको राज्य सरकार यहाँ पर संरक्षित कर रही है, उसका देखभाल कर रही है। और वहीं 13 ऐसे स्मारक हैं जिन्हें राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित जो है वो किया जा चुका है। ठीक है, तो राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक जो है वो कौन कौन से हैं झारखंड में, उनकी जो संख्या है 13, तो वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इनकी संख्या यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन है, इनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देख लीजिए, हाराडीह मंदिर समूह है जो कि रांची में स्थित है, जामा मस्जिद राजमहल में है, बारादरी साहेबगंज में है, प्राचीन शिव मंदिर है जो कि लोहरदगा में स्थित है, महल एवं मंदिर समूह नवरत्नगढ़ है जो कि गुमला जिले में स्थित है, प्राचीन सरोवर एवं मंदिर के अवशेष जो बेनी सागर में स्थित है, कहां पर है ये, पश्चिमी सिंहभूम जिले में पड़ता है, उसे भी जो है वो यहाँ पर राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक ये घोषित किया गया है। प्राचीन किले के अवशेष पूर्वी सिंहभूम जो है जिले में स्थित है, उसे भी संरक्षित किया गया है। पुरातात्विक स्थल ईटागढ़, ठीक है, जो कि सरायकेला खरसावां जिला में पड़ता है, तो वो यहाँ पर कहिए कि राष्ट्रीय संरक्षित के अंतर्गत, स्मारक के अंतर्गत आता है। पुरातात्विक असुर स्थल हंसा जो कि खूंटी में पड़ता है, इसे भी यहाँ पर संरक्षित किया गया है। पुरातात्विक असुर स्थल कुंजला, ये भी खूंटी में पड़ता है, तो इसे भी संरक्षित किया गया है। पुरातात्विक असुर स्थल खूंटी टोला, तो ये भी जो है वो है, यानी कि ये भी खूंटी में ही स्थित है, इसे भी संरक्षित किया गया है। असुर पुरास्थल सारदी केला जो कि खूंटी जिले में ही आता है, और एक और खूंटी में है पुरातात्विक असुर स्थल कटर टोली जो कि खूंटी जिले में ही पड़ता है। तो ये राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। ठीक है, इनको जो है वो केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर ये संरक्षित किया जा रहा है, प्रोटेक्टेड किया जा रहा है इन सभी मॉन्यूमेंट्स को, स्मारक को। ठीक है, अब जो 3 है राज्य सरकार के द्वारा ये संरक्षित किए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला जो है यहाँ पर वो है
जगन्नाथपुर मंदिर, ठीक है, कौन सा है, जगन्नाथपुर मंदिर है, दूसरा पलामू किला है, और तीसरा जो है मलुटी मंदिर। मलुटी मंदिर कहां पर है, तो ये दुमका में स्थित है। कहां पर स्थित है, दुमका में मलुटी मंदिर स्थित है। उसे भी यहाँ पर जो है राज्य सरकार के द्वारा ये संरक्षित किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, विश्व धरोहर दिवस जो मनाया जाता है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष, ठीक है, विश्व धरोहर दिवस, ठीक है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम रहा था वो क्या रहा था, इस वर्ष का जो थीम था यूनेस्को द्वारा जो घोषित किया गया था, वो थीम क्या था, तो ये था थीम विरासत परिवर्तन, ठीक है। हिंदी में अगर यहाँ पर करें तो ये क्या है, विरासत परिवर्तन, इस वर्ष का जो है वो थीम यहाँ पर रखा गया था। तो ये आपको याद रखने हैं। तो जानकारी के लिए मैंने आपको यहाँ पर जो है ये सारे ही धरोहर बता दिए जो राष्ट्रीय कहीं के स्मारक हैं के अंतर्गत घोषित किए गए हैं, और कुछ जो है वो राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर घोषित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन। रांची विश्वविद्यालय ने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के विद्यार्थियों के लिए समर इंटर्नशिप कराने के उद्देश्य से किसके साथ करार किया है, ठीक है। तो हाल ही में यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के विद्यार्थियों के लिए समर इंटर्नशिप कराने के उद्देश्य से जो है वो किसके साथ करार किया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सीसीएल के साथ यहाँ पर करार किया है रांची विश्वविद्यालय ने। किसके साथ करार किया है, रांची विश्वविद्यालय ने जो है वो यहाँ पर किसके साथ करार किया है, सीसीएल के साथ, यानी कि सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के साथ यहाँ पर करार किया, ठीक है। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के साथ यहाँ पर जो है वो करार किया है रांची विश्वविद्यालय ने, ठीक है, रांची विश्वविद्यालय ने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर इसके अंतर्गत क्या उद्देश्य है, मुख्य वजह क्या है करार करने का, एमओयू करने का, वो डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईएमएस में एमबीए कर रहे विद्यार्थी अब जो है वो सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी कि सीसीएल में प्रति वर्ष समर इंटर्नशिप कर सकेंगे। इसके लिए जो है यहाँ पर सीसीएल तथा रांची विश्वविद्यालय आईएमएस के बीच एमओयू हुआ है, करार हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस एमओयू के होने से अब प्रति वर्ष गर्मी की छुट्टियों में जो आईएमएस के 120 छात्र हैं सीसीएल में इंटर्नशिप करेंगे, और इन 120 छात्रों में फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग तथा आईटी विषयों के 30 विद्यार्थियों के इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। तो अलग अलग सेक्टर है, उसमें यहाँ पर उन लोगों को जो है वो यहाँ पर इंटर्नशिप का जो कहीं की मौका है वो दिया जाएगा। ये इंटर्नशिप हर वर्ष जून से अगस्त के बीच कराया जाएगा, और यूजीसी नियमानुसार एमबीए में समर इंटर्नशिप विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए अब सीसीएल द्वारा कराए जाने वाले इस इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों को बगैर कोई छुट्टी लिए इसे पूरा करना होगा, और सीसीएल इस इंटर्नशिप के दौरान कोई स्टाइपेंड यहाँ पर नहीं देगा। सीसीएल तो यहाँ पर कराएगा लेकिन कोई भी स्टाइपेंड यहाँ पर नहीं देगा। तो ये पिक्चर है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची विश्वविद्यालय और सीसीएल के बीच में यहाँ पर जो है वो करार हुआ है, ठीक है। और विद्यार्थियों को भी सभी सामान्य खर्च होंगे वो खुद वहन करना होगा, और इंटर्नशिप में विद्यार्थियों को सीसीएल मुख्यालय के साथ ही खनन क्षेत्रों में भेजा जाएगा, और साथ ही साथ विद्यार्थियों को इस दौरान प्राप्त डाटा को सिर्फ शैक्षणिक कार्यों में उपयोग यहाँ पर कर सकेंगे, उसके अलावा कोई भी डाटा जो है उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। तो अब यहाँ पर सीसीएल भी आई है और यहाँ पर जो आया है, और रांची विश्वविद्यालय भी आया है, तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो रांची विश्वविद्यालय की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें पहले, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी की बात करें, रांची यूनिवर्सिटी की इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, 12 जुलाई 1960 ईस्वी को रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो कहां पर है, तो इसका हेड क्वार्टर मुख्यालय जो है वो कहां पर है, रांची में है। कहां पर है, रांची में है। सीसीएल की बात करें तो सीसीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, ठीक है, याद रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स है, हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। कोल फील्ड्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो हुई थी, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना वर्ष 1900 कब हुई थी, वर्ष 1975 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, ये जो एस्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है, ये जो एस्टैब्लिश्ड हुआ था वो कब हुआ था, ये 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1975 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है,
इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो कहाँ पर है, रांची में स्थित है। CCL का जो इसका कहिए कि हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, रांची में है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, झारखंड राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया है। तो हाल ही में राज्य सरकार ने एक ऐसी खेती है जिसको अब यहाँ पर उसे कृषि का दर्जा जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, कृषि का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है। तो ये कौन सा कृषि कहिए कौन सा ऐसा यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग खेती में जो है वो शामिल किया गया है, कृषि में यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, किस खेती को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लाह को। ठीक है, झारखंड राज्य सरकार ने क्या किया है कि अब जो लाह है, ठीक है, जंगलों से जो छुड़ाए जाते हैं पेड़ के पौधे से, जिससे कि अलग अलग वस्तुएं बनती है। झारखंड का सबसे अधिक जहां पर लाह उत्पादन होता है वो कौन सा स्थान है, टोरी चंदवा। ठीक है, टोरी चंदवा में सबसे अधिक जो है वो लाह का उत्पादन होता है। और ये एक समय में क्या था, एशिया का सबसे, ठीक है, एशिया का सबसे ज्यादा यानी कि दूसरा जो है उत्पादन करने वाला जो है यहाँ पर स्थान भी था। ठीक है, तो लाह की ये जो है वो इसकी यानी कि खेती को अब यहाँ पर कृषि का दर्जा दे दिया गया है। आखिर कृषि का दर्जा क्यों दिया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, इससे क्या क्या फायदे होंगे खेती कृषि के दर्जा देने से, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो लाह जो है वो इसे यहाँ पर राज्य सरकार ने अब जो है वो क्या किया है, कृषि का दर्जा यहाँ पर प्रदान कर दिया है। ठीक है, चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं आखिर इसके फायदे यहाँ पर क्या क्या होने वाले हैं। तो झारखंड में लाह की खेती को कृषि का दर्जा राज्य सरकार ने प्रदान कर दिया है। ठीक है, तो बंबू भी जो आता है वो कृषि के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब लाह का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जा सकेगा। अभी तक क्या होता था कि अभी मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो अभी तक नहीं मिल पाता था किसानों को। ठीक है, तो अब जो है यानी कि जो भी लाह का कहिए कि यहाँ पर MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो तय किया जा सकेगा। और लाह को कृषि का दर्जा मिलने से खूंटी, गुमला, सिंहभूम जो है, लातेहार है, गढ़वा है, हजारीबाग जिला है समेत राज्य के 12 जिलों में लगभग 5 लाख किसान परिवारों को इससे लाभ मिलेगा। क्योंकि जो अभी का सीजन है, खास करके अभी का वक्त जो है गर्मी से कहीं की कहीं ठंडा वसंत ऋतु से गर्मी की ओर जो हम लोग बढ़ रहे हैं, तो अभी जो है लाह का कलेक्शन जो है वो बढ़ जाता है गर्मियों को दिनों में। ठीक है ना, तो ये जो है वो यहाँ पर लाह का जो भी यहाँ पर कलेक्शन करेंगे उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर मिलेगा। लाह की खेती से जुड़े किसानों को कुल आय का 25% जो लाह से ही प्राप्त होता है। ठीक है, और कीमत में गिरावट होने की वजह से हर साल लगभग 10% किसान निराश होकर लाह की खेती छोड़ देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो यहाँ पर दिया जाएगा। अब तक लाह की कीमत बाजार पर निर्भर करती थी, लाह की डिमांड बढ़ने या घटने का असर कीमत पर पड़ता था। तो लाह को खेती का दर्जा मिलने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने से कीमत में स्थिरता आएगी और लाह किसान जो है यहाँ पर कहीं के नुकसान से वो बचेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहला फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा वो क्या होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा। यानी कि जो एक होता है ना कि आप अगर मस्टर्ड ऑयल खरीदने जा रहे हैं, सरसों का तेल खरीदने जा रहे हैं, तो क्या होता है उसमें कम से कम लिखा होता है कि ये इतना जो है वो पर केजी आप जो है मिनिमम इतना में बेच सकते हैं, उससे कम में आप नहीं बेच सकते हैं। ठीक है ना, तो वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। तो ये लाह को यहाँ पर कृषि दर्जा जब दे दिया गया है, लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है, तो अब इसे भी जो है वो ये यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो मिल सकेगा। ठीक है, चलिए तो ये था यहाँ पर लाह से संबंधित प्रश्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड से किसने कांस्य पदक जीता है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो है वहां पर आयोजित की गई थी यहाँ पर सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, और इस चैंपियनशिप में झारखंड से भी एक खिलाड़ी शामिल थे वहां पर। और वो कौन शामिल थे जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये है खुशबू तिर्की। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि कांस्य पदक किसने जीता है, पूछ दिया जाएगा कि खुशबू तिर्की है तो वो किस खेल से संबंध रखती है। ठीक है, किस खेल से संबंध रखती है, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। या फिर आपको 4 नाम दे दिया जाएगा
और इधर यहाँ पर उनके खेल दे दिया जाएगा, बोला जाएगा आपको मैच करने के लिए, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसलिए आप नाम याद रखिएगा। यहाँ पर खुशबू तिर्की हैं, पहलवान है, कुश्ती में इन्होंने जो है वो क्या है, कांस्य पदक यहाँ पर इन्होंने जीते हैं, ठीक है। तो पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में यहाँ पर जो है वो 17 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के गोंडा में सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें पहलवान खुशबू तिर्की ने 40 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक झारखंड राज्य को दिलाया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में विमोचन हुई लघु कथा संग्रह हवा का झोंका थी वह, ठीक है, लघु कथा संग्रह है, ठीक है, ये जो पुस्तक है कथा संग्रह है, ये हाल ही में विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के जो लेखक या लेखिका है वो कौन है, ठीक है, कथा संग्रह का क्या नाम है, हवा का झोंका थी वह, ठीक है, इतना ही इस पुस्तक का कथा संग्रह का नाम है, ठीक है, हवा का झोंका थी वह के लेखक या लेखिका कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो का वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये है अनीता रश्मि, ठीक है, अनीता रश्मि है जिनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, यानी कि ये कथा संग्रह लिखा गया है, और इस कथा संग्रह का नाम क्या है, हवा का झोंका थी वह, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो ये जो पुस्तक है यहाँ पर लॉन्च किया गया है, विमोचन किया गया है, हवा का झोंका थी वह, और इसके लेखिका जो है वो कौन है, अनीता रश्मि है, जैसा कि पिक्चर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, झारखंड के किस पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो हर वर्ष जो है वो देश भर में 3 पंचायतों को ये पुरस्कार दिया जाता है, और देश में जो प्रमुख कहे कि कार्य करने वाले हैं, यानी कि बेहतर कार्य करने वाले पंचायतों को यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो झारखंड का ऐसा कौन सा पंचायत है जिसे नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपिलो को दिया गया है, ठीक है, किसको, किस पंचायत को दिया गया है, ये जो दिया गया है वो कपिलो पंचायत को दिया गया है, ठीक है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 जो प्रदान किया गया है वो कपिलो पंचायत को, झारखंड का एक पंचायत है, ठीक है, वो है कपिलो पंचायत, और ये किस जिले में पड़ता है वो भी हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। तो कपिलो पंचायत है जिसे नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं आखिर कपिलो किस जिले में पड़ता है और यहाँ पर इसे क्यों ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में यहाँ पर जो है वो झारखंड के गिरिडीह के कपिलो यानी कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत ये कपिलो पंचायत पड़ता है। तो गिरिडीह की कपिलो ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार पूरे भारत में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को दिया गया है, ठीक है, 3 पंचायतों को दिया गया है और उसमें से एक झारखंड का जिला शामिल है। झारखंड का कौन सा झारखंड का एक पंचायत शामिल है, वो कौन सा पंचायत है, कपिलो पंचायत है, जो कि गिरिडीह के अंतर्गत आता है और ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में पड़ेगा, ठीक है ना। केंद्रीय पंचायत राज मंत्री द्वारा यह पुरस्कार पंचायत के मुखिया को दिया गया है और जैसा कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष विकास योजनाओं के समग्र कार्यान्वयन एवं स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज संस्थानों के कार्य निष्पादन को बेहतर कार्य करने वाले पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। और विभिन्न पुरस्कार के श्रेणियों में से कपिलो ग्राम पंचायत द्वारा जो है वो बेहतर कार्य किया गया था इन सभी चीजों में, इसलिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य किया है कपिलो पंचायत ने और इसलिए इस पंचायत को यहाँ पर जो है ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। झारखंड से देश भर में 3 जिलों में शामिल जो है वो कौन सा यहाँ पर जिला है, तो पश्चिमी सिंहभूम का ये कपिलो पंचायत है जिसे यहाँ पर ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर, ठीक है। तो पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था कि प्रश्न जो था क्या था कि झारखंड की पहली महिला राष्ट्रीय रेफरी जज कौन बनी है, ठीक है, झारखंड की पहली महिला राष्ट्रीय रेफरी जज जो है वो कौन बनी है। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है सुनीता एक्का। कौन है, सुनीता एक्का है जो कि झारखंड की पहली महिला राष्ट्रीय रेफरी जज बनी है,
ठीक है। इस इनसे पूर्व ना एक पुरुष जो है वो राष्ट्रीय रेफरी जज बने हैं झारखंड से, ठीक है। झारखंड से एक राष्ट्रीय रेफरी जज बने हैं, वो पुरुष है, ठीक है। और ये पहली बार है कि झारखंड से कोई महिला जो है वो राष्ट्रीय रेफरी जज बनी है, तो वो कौन है? सुनीता एक्का है, ठीक है। चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इनके बारे में। यहाँ पर डिटेल्स में तो झारखंड में की पहली जो राष्ट्रीय रेफरी जज है वो कौन है? जमशेदपुर की ये है सुनीता एक्का, वो बनी है और उन्होंने पूरे देश में राज्य का मान बढ़ाया है। और जो है जमशेदपुर की ये रहने वाली हैं, पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सर रह चुकी हैं ये सुनीता एक्का, और यहाँ पर वो अब जज व रेफरी बनी है, ठीक है। द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 28 फरवरी से 2 मार्च तक जो है यहाँ पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। उसमें यहाँ पर झारखंड से 2 प्रतिभागी शामिल हुए थे, कार्तिक महतो और सुनीता एक्का। तो यहाँ पर सुनीता एक्का को जो है वो यहाँ पर कहे कि चयन किया गया है, और ये है सुनीता एक्का पिक्चर में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो भी आयोजित की जाएगी उसमें वहां पर जज एवं रेफरी की भूमिका ये निभाएंगे, ठीक है। तो ये है 18 वर्ष पहले देख लीजिए यहाँ पर झारखंड से एक थे सुरजीत सिंह, ठीक है। झारखंड से कौन थे? सुरजीत सिंह थे, जो इनसे पूर्व जो है वो पुरुष कैटेगरी में वो राष्ट्रीय जज और रेफरी जज यहाँ पर नियुक्त किए गए थे। अब ये पहली बार ऐसा मौका है कि महिला राष्ट्रीय रेफरी जज बनी है, वो है सुनीता एक्का, ठीक है। चलिए आज का हम लोग यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? झारखंड राज्य का वह पहला जिला कौन सा है जिसे लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पीएम अवार्ड प्रदान किया गया है? तो मैंने डिटेल्स में बताया था इस जिले के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा जिला है और यह पहला जिला बन गया है झारखंड का जिसे लोक प्रशासन के क्षेत्र में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के कहिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें बेहतर कार्य करने के लिए, एक्सीलेंस वर्क करने के लिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है, प्रधानमंत्री अवार्ड। तो ये कौन से जिले को प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है लातेहार, दूसरा ऑप्शन है रांची, तीसरा ऑप्शन है गुमला, चौथा ऑप्शन है धनबाद। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऐसा जिला है जिसे प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है हाल ही में, ठीक है। झारखंड का ऐसा पहला जिला कौन सा है, ठीक है। तो आप सब इसका सही आंसर कमेंट करने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। जरूर आप सब लाइक करिए, चैनल में नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ही करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पर क्लासेस यहाँ पर जो है मिलेंगी, और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और सभी हमारे ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, चाहे सीजीएल की हो, चाहे एसआई की हो, चाहे वो यहाँ पर उत्पाद सिपाही की हो। आप ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए, जे लर्निंग ऐप हमारा है, ठीक है। जे लर्निंग ऐप है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पर जाकर आप क्लासेस से जुड़ सकते हैं। अलग अलग टेस्ट सीरीज भी वहां पर जो है उपलब्ध कराई गई है। तो अगर यदि आप टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज हो सकते हैं, या फिर आप क्लास से ज्वाइन होना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऐप है जे लर्निंग ऐप, ठीक है। तो चलिए हम सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेट रहिए और पढ़ाई करते रहिए। वैकेंसी अगले सप्ताह ही जो है वो आ जाएगी, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।